guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the play King Lear which is written by William Shakespeare. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किंग लियर प्ले के बारे में जिसका लिखा है विलियम शेक्सपियर ने. आप लोगों ने मुझे बोला कि कल आपका एग्जाम है 28 अप्रैल को और उसमें आपका ये नॉवल आएगा. आज हम यहाँ पर इस नॉवल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. हम देख लेते हैं कि हम इस नॉवल के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट विलियम शेक्सपियर. मैंने आप लोगों के साथ विलियम शेक्सपियर की और भी प्ले डिस्कस किए हैं लाइक मैकबेथ या फिर ट्वेल्थ नाइट. उसमें भी प्ले राइट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है. सेम इंट्रोडक्शन ही है, बेसिक जो होता है वही मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. देन विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस प्ले किंग लियर. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. और एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो प्ले है इसके कैरेक्टर्स ना बहुत ईजी हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ना ही ज़्यादा कैरेक्टर है. तो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट द समरी एंड देन थीम्स एंड सिंबल. सो दीज आर द टॉपिक्स विच विल डिस्कस हियर इन दिस वीडियो. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट. और गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए. So first of all, we'll discuss about introduction to the playwright, and here it is. William Shakespeare was born in 1564 in Warwickshire, England. विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ. आपको पता है कि एक एलिजाबेथन प्लेराइट थे और एलिजाबेथ कहाँ की क्वीन थी? इंग्लैंड की. विलियम शेक्सपियर 1564 में वॉरविकशायर इंग्लैंड में पैदा हुए एंड हिज फादर वॉज अ वुड मर्चेंट. इनके जो फादर थे वो एक वुड मर्चेंट थे, लकड़ियों के व्यापारी थे. एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज मदर केम ऑफ अ गुड कंट्री फैमिली. ठीक है, अच्छी फैमिली से इसकी मदर बिलोंग करती थी. वाइल इफ वी टॉक अबाउट हिज फादर, ही वॉज अ वुड मर्चेंट. विलियम शेक्सपियर अटेंडेड स्कूल अप टू द एज ऑफ 13. विलियम शेक्सपियर स्कूल सिर्फ 13 साल की उम्र तक ही जाते हैं. एंड देन ही हेल्प्ड हिज फैमिली. तो बहुत कम उम्र तक ही वो स्कूल जा पाए और उसके बावजूद इतने बड़े इंग्लिश लिटरेचर के उन्हें, मतलब आपको पता ही है क्या है विलियम शेक्सपियर, वो मुझे एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. एज एन एलिजाबेथन बॉय ही हैड टू अटेंड द चर्च सर्विस रेगुलरली. एज आई टोल्ड यू एलिजाबेथन प्ले राइट थे. एज एन एलिजाबेथन बॉय उन्हें डेली चर्च जाना पड़ता था और यू कैन से चर्च सर्विसेज रेगुलरली अटेंड करनी पड़ती थी. विलियम शेक्सपियर इज एज ग्रेट अ ड्रामेटिस्ट एज ही इज एज अ पोइट. जितने महान वो पोइट हैं उतने ही महान वो ड्रामेटिस्ट भी हैं. मतलब उन्होंने ड्रामा भी लिखे हैं, पोम्स भी लिखी हैं, प्ले भी लिखे हैं. और प्ले में आपके ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है. ट्रेजेडी हम मैकबेथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कॉमेडी में हमने डिस्कस किया था ट्वेल्थ नाइट. आज हम कर रहे हैं किंग लियर. दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस प्ले. हियर इज इंट्रोडक्शन टू द प्ले. द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर इज अ कंप्लीट नेम ऑफ दिस प्ले. देखो आपका मैंने यहाँ पर लिखा है किंग लियर, यही नाम दिया है. बट इफ यू टॉक अबाउट द कंप्लीट नेम ऑफ दिस प्ले तो इसका कंप्लीट नेम है द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर बिकॉज इट इज़ अ ट्रैजिक नॉवल. इसकी अगर जेनरा की बात करें तो वो ट्रेजेडी है. इट इज़ अ ट्रैजिक प्ले, नीचे लिखा भी हुआ है. रिटन इन 1604 to 1605 इन इंग्लैंड. ठीक है, इंग्लैंड में ही लिखा था विलियम शेक्सपियर ने इसको, लिखा इस टाइम में. बट इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिकेशन इट वॉज पब्लिश्ड इन 1623. यू कैन सी द गैप हियर. कितने सालों का गैप है? लगभग 18-19 सालों का यहाँ पर गैप है. दिस नॉवल सेट्स इन 8th century BC इंग्लैंड वेरियस लोकेशंस. इफ वी टॉक अबाउट द सेटिंग ऑफ दिस नॉवल कि विलियम शेक्सपियर यहाँ पर इस नॉवल को कहाँ सेट करते हैं, किस प्लेस पर सेट करते हैं. सेटिंग इज इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में सेट होती है. और इंग्लैंड में भी ये नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन है, वॉरविकशायर है, ऐसा नहीं. वेरियस लोकेशंस ऑफ द इंग्लैंड. वाइडली रिगार्डेड एज विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी. देखो बहुत सारी ट्रेजेडी हैं विलियम शेक्सपियर की, उनमें से ये एक वाइडली रिगार्डेड है, मतलब बहुत जानी पहचानी है ये. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ किंग. ये स्टोरी आखिर है किस बारे में? इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ किंग. एक किंग की कहानी है जिसका नाम होता है किंग लियर. Mad after distributing his fortune and power among his daughters. I was saying sisters. एक किंग लियर नाम का बंदा होता है जो कि किंग होता है, ब्रिटेन का किंग होता है वो, इंग्लैंड का. और वो अपनी जो भी
प्रॉपर्टी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अपनी 3 बेटियों में करना चाहता है, बट समहाउ कुछ रीज़न होता है विच विल डिस्कस इन दिस समरी कि क्या रीज़न होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी 2 बेटियों के बीच में बांट देता है। उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती हैं उसकी वो दोनों बेटियां, और किंग लेयर जो है वो एक तरीके से पागल हो जाता है। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट किंग लेयर एंड हिज फॉर्च्यून. That's all about the introduction to the play. Now we'll discuss about the list of characters. So guys, here is the list of characters. As I told you, characters बहुत ही easy हैं याद करने और इतने ज़्यादा हैं भी नहीं कि सरदर्दी हो आपको. First character is King Lear, जिसका टाइटल में ही नाम है. So King Lear is a tragic hero of this play. इस प्ले के हीरो कौन है? किंग लेयर है, और वो भी कैसे हीरो हैं? ट्रैजिक हीरो. किंग ऑफ ब्रिटेन, सो वो ब्रिटेन के किंग थे. ट्रांसफर्ड पॉलिटिकल पावर्स, अपनी 2 बेटियों को वो अपनी सारी पॉलिटिकल पावर्स दे देते हैं, क्योंकि वो अब मतलब एज अ किंग उन पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बाहर आना चाहते थे. सो इसीलिए वो अपनी जो भी फॉर्च्यून था उसको डिवाइड कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते. नेक्स्ट कैरेक्टर इज गोनेरिल, लियोस एल्डर डॉटर. सो गोनेरिल जो है वो लेयर की सबसे बड़ी बेटी है. किंग लेयर की 3 बेटियां हैं, गोनेरिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया. ये तीनों बेटी हैं, गोनेरिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया. दीज आर दी ये तीनों बेटियां हैं किंग लेयर की. गोनेरिल सबसे बड़ी होती है, विशियस मतलब क्लेवर होती है बहुत, फ्लैटर फॉर पार के लिए वो अपने फादर की इतनी फ्लैटरिंग करती है, चापलूसी करती है, बिकॉज उसे चाहिए फॉर्च्यून, प्रॉपर्टी चाहिए, अपने फादर की जो भी पार हैं वो चाहिए. नेक्स्ट रेगन उसकी बीच वाली बेटी होती है, वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह है, विशियस है, फ्लैटर फॉर पार है ना, पार के लिए वो भी पूरी चापलूसी करती है अपने फादर की. बट इफ वी टॉक अबाउट कॉर्डेलिया, शी इज़ द डॉटर इन रियल सेंस, वो सच में बेटी कहलाने के लायक है. शी इज़ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लेयर. सबसे पहला पॉइंट, रिफ्यूजेस टू फ्लैटर हिज फादर एंड मैरिड टू प्रिंस ऑफ फ्रांस. देखो जो कॉर्डेलिया है वो अपने फादर से सच में प्यार करती है और वो कहती है मुझसे ये सब नहीं होगा कि मैं फ्लैटरिंग करूँ क्योंकि मुझे पार चाहिए. बिकॉज जो किंग लेयर है ना उसे अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद होता है, और वो अपनी बेटियों को जब ये पार डिस्ट्रीब्यूट करता है तो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है. सो ये दोनों बहनें तो खूब फ्लैटरिंग करती हैं, बट कॉर्डेलिया नहीं करती ऐसा, वो मना कर देती है. वो क्या कहती है समरी में मैं आपको बताऊंगी. और फिर कॉर्डेलिया की शादी हो जाती है किससे? प्रिंस ऑफ फ्रांस, फ्रांस के प्रिंस से. वो भी जो प्रिंस है वो कर लेता है कॉर्डेलिया से शादी. क्यों करता है वो देखेंगे अभी. नेक्स्ट कैरेक्टर इज केंट और केयस. केंट जो है वो लेयर का सर्वेंट होता है, और जब लेयर अपनी प्रॉपर्टी बांट देता है अपनी दोनों बेटियों के बीच में, तो उसकी बेटियां थोड़े टाइम तक तो रखती हैं, बट फिर लेयर को भगा देती हैं बाहर. उसके बाद जो केंट था ना, जब कॉर्डेलिया उसकी फ्लैटरिंग करने से मना कर देती है तो केंट कॉर्डेलिया का पक्ष लेता है और लेयर को कहता है कि आप ऐसे मत करो, कॉर्डेलिया को भी प्रॉपर्टी दो. तो उस टाइम पर जो लेयर होता है वो केंट से गुस्सा हो जाता है और केंट को अपनी सर्विस से बाहर निकाल देता है. तो बाद में वापस आता है केंट अपने आप को डिस्गाइज करके, जब उसको उसकी बेटियां निकाल देती है, लेयर को जब उसकी बेटियां निकाल देती है तो केंट वापस आता है खुद को डिस्गाइज करके, और वो क्या नाम रखता है अपना? केयस. सो लेटर डिस्गाइज एज केयस. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा केंट और केयस का. अगर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, समरी में अच्छे से क्लियर हो जाएगा केंट कौन है, केयस कौन है, एक ही पर्सन है. नेक्स्ट कैरेक्टर इज प्रिंस ऑफ फ्रांस. प्रिंस ऑफ फ्रांस कौन है? अभी बताया ना कॉर्डेलिया शादी करती है इससे. सो प्रिंस ऑफ फ्रांस वॉज कॉर्डेलियाज हस्बैंड. ठीक है, कॉर्डेलिया का हस्बैंड है. बेनिवोलेंट, बहुत ही अच्छा है ये, एक्सेप्ट कॉर्डेलिया एज हिज वाइफ विदाउट एनी डाउरी. बिना किसी डाउरी के ये एक्सेप्ट कर लेता है कॉर्डेलिया को. देन ग्लोसेस्टर. ग्लोसेस्टर इज अ नोबल मैन. ये भी बहुत अच्छा पर्सन है, लॉयल फ्रेंड ऑफ लेयर. ये लेयर का, किंग लेयर का लॉयल फ्रेंड है. सिमिलर टू हिम इन मैनी वेज, लाइक मिस जजेस हिज चिल्ड्रेन. देखो जो ग्लोसेस्टर है वो किंग लेयर का लॉयल फ्रेंड है, और वो एक बहुत अच्छा पर्सन भी है. लेकिन ग्लोसेस्टर और किंग लेयर में कुछ सिमिलैरिटी, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही अपने बच्चों को परखने में, समझने में गलती कर देते हैं, अपने बच्चों को मिस जज कर लेते हैं. समरी में बताऊंगी कि ग्लोसेस्टर किस तरीके से करता है, लेयर का तो मैंने आपको बता दिया है थोड़ा बहुत. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज एडमंड. ग्लोसेस्टर्स यंगर सन, छोटा है
बट इलेजिटिमेट सन, लीगल नहीं है, इलेजिटिमेट है। स्कीम्स टू टर्न ग्लोसेस्टर अगेंस्ट हिज लेजिटिमेट सन एडगर। सो ग्लोसेस्टर के दो बेटे, एडगर और एडमंड, ये एडगर और एडमंड, ये दोनों बेटे किसके हैं? ग्लोसेस्टर के। ग्लोसेस्टर का बेटा है एडगर और एडमंड, ये दोनों ही बेटे हैं ग्लोसेस्टर के। सो ग्लोसेस्टर का जो छोटा बेटा होता है एडमंड, वो उसका इलेजिटिमेट सन होता है, और जबकि जो ये एडगर है ये इसका लेजिटिमेट सन होता है। तो एडमंड बड़ा परेशान होता है कि सारी प्रॉपर्टी तो एडगर को मिल जाएगी, और इसीलिए वो अपने फादर को भड़का देता है अपने बड़े भाई या फिर ग्लोसेस्टर का जो लेजिटिमेट बेटा है उसके खिलाफ, कि वो आपको मारना चाहता है। ठीक है, एडगर बड़ा बेटा है और लेजिटिमेट सन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज एल्बिने, हस्बैंड ऑफ गनोरेल। जो गनोरेल थी किंग लेयर की बड़ी बेटी, उसका हस्बैंड होता है एल्बिने। ड्यूक, ये ड्यूक है। काइंड एंड जेनरस इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज वाइफ। सो जो एल्बिने है ना, ये काइंड टाइप का पर्सन है, बट वही है अपनी वाइफ का असर इस पर पड़ जाता है, गनोरेल जैसा ये हो जाता है एक टाइम पर, बट ये अपनी वाइफ की कॉन्ट्रास्ट में अगर बात करें तो बहुत काइंड और जेनरस है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फूल, लियर्स जेस्टर। जेस्टर समझते हो, कोर्ट जेस्टर जो होते हैं, तो किंग लेयर के कोर्ट में ये जेस्टर था, और जो जेस्टर होते हैं ना उन्हें अधिकतर फूल ही कहा जाता है। इन मैनी ऑफ हिज प्लेस अकम्पनीज हर। सो कई सारे जो किंग लेयर के प्लेस हैं उनमें ये फूल उसके साथ ही रहता है, बिकॉज वो उसका कोर्ट जेस्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कॉर्नवॉल, हस्बैंड ऑफ रेगान। सो किंग लेयर की जो बीच वाली बेटी है रेगन, उसका हस्बैंड होता है कॉर्नवॉल। विशियस जस्ट एज हिज वाइफ, ये भी अपनी वाइफ की तरह एकदम क्लेवर है, विशियस है। देन ऑसवल्ड, गनोरेल्स स्टीवर्ड। गनोरेल पता है ना, किंग लेयर की बड़ी बेटी, उसका स्टीवर्ड। देन करम, ग्लूसेस्टर्स सर्वेंट। सो दीज आर दी कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स याद रखो, सर्वेंट वगैरह ना भी याद हो चलेगा। तो इतने मुश्किल कैरेक्टर्स आई डोंट थिंक सो है। किंग लेयर याद रखने हैं, ग्लूसेस्टर उनके बच्चे याद रखने हैं, और किंग लेयर की जो बेटियां हैं उनके हस्बैंड याद रखने हैं, एक कैंट लर्न रखना। तो ईजी है, इतना प्रॉब्लम वाला सीन यहाँ है नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द समरी। और समरी को यार ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही समझने आए हो और वही इंपॉर्टेंट भी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट द समरी. So guys, here is the summary. This play starts with a conversation between the Earls of Kent and Gloucester. So ये play किस तरीके से start होता है? Conversation होती है किस किस के बीच में? कैंट के बीच में और ग्लोसेस्टर के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन होती है जिससे ये प्ले स्टार्ट होता है. और इनकी कॉन्वर्जेशन से ऑडियंस को पता लगता है कि जो ग्लोसेस्टर है उसके दो बेटे हैं, एडगर जो कि लेजिटिमेट बेटा है और एल्डर है, देन एडमंड जो कि उसका इलेजिटिमेट सन है और छोटा वाला है. सो ग्लोसेस्टर के दो बेटे एडगर एडमंड. एडगर इज एल्डर वन जो कि लेजिटिमेट है और एडमंड इज यंगर वन जो कि इलेजिटिमेट है. देन किंग एंटर्स, ही एंटेंड्स टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द ड्यूटीज. तो ये तो हुआ ग्लोसेस्टर तक. अब यहाँ पर ग्लोसेस्टर की कहानी खत्म. यहाँ पर अब बात आती है किंग लेयर की. यहाँ से किंग लेयर की स्टार्टिंग है. सो जो किंग लेयर है वो एंट्री करते हैं और वो चाहते हैं कि जो ये ड्यूटी और कंसर्न्स होते हैं किंग के उससे वो बाहर आ जाए, क्योंकि अब उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और वो चाहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर दे. सो पॉइंटिंग एट अ मैप, किंग लेयर टेल्स ही हैज़ डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 3 शेयर्स. क्या कहते हैं किंग लेयर कि उन्होंने अपने किंगडम को 3 हिस्सों में बांट दिया है. टू हिज डॉटर गनोरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया, डिटरमाइंड बाय देयर प्रोटेस्टेशंस ऑफ लव. और वो ये 3 शेयर्स अपनी बेटियों की जो भी फ्लैटरिंग होगी, एक तरीके से कहे तो मतलब जैसा वो प्यार दिखाएंगे उसके बेसिस पर करेंगे. तो वो मैप में शो करते हैं कि दिस इज़ द मैप और प्रॉपर्टी, और ये मैं 3 शेयर में डिवाइड करूँगा, और ये बेस जो शेयरिंग का बेस होगा वो होगा कि आप कितना ज़्यादा प्यार मुझसे करती हो, वो आपको शो करना है. सो गनोरेल एंड रेगन एग्जिग्रेट देयर लव बाय टेलिंग देयर फादर. तो ये दोनों बड़ा दिखावा करती हैं, हम कह सकते हैं कि पूरी फ्लैटरिंग करती हैं ताकि इन्हें पार मिल जाए. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द यंगेस्ट डॉटर कॉर्डेलिया, शी टेल्स, क्या कहते हैं यहाँ पर कॉर्डेलिया, ये इंपॉर्टेंट है. वो कहती है दैट शी लव्स हिम बट ओनली एज अ डॉटर शुड लव अ फादर.
सो दिस वॉज अ स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर कॉर्डेलिया कहती है दैट शी लव्स हिम बट ओनली एज अ फादर, सॉरी ओनली एज अ डॉटर शुड लव अ फादर, कि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है बट उतना जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए। देखो वो बहुत प्यार करती है बट वो शो ऑफ नहीं करना चाहती। अगर वो इस चीज़ को जताने में लगेगी तो वो दिखेगा कि आप दिखावा कर रहे हो। सो कॉर्डेलिया ऐसी नहीं होती है। अब किंग लियर को अपनी तारीफें सुनना पसंद था और कॉर्डेलिया करती नहीं है, तो किंग लियर को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। किंग लियर बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं एंड ही डिवाइड्स हिज किंगडम इक्वली बिटवीन गिनोरिल एंड रेगान एंड बैनिशेस कॉर्डेलिया। देखो अब क्या किया किंग लियर ने, अपनी प्रॉपर्टी के दो शेयर कर दिए, वन इज फॉर गिनोरिल एंड सेकेंड वन इज फॉर रेगान, और वो कॉर्डेलिया को वहां से निकाल देते हैं। लेटर प्रिंस ऑफ फ्रांस मैरीज हर विदाउट एनी डाउरी। अब जो प्रिंस ऑफ फ्रांस है ना, वो उससे बिना किसी दहेज के शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिंस ऑफ फ्रांस मैंने आपको बताया था बहुत काइंड और बेनेवलेंट होता है, वो अच्छा पर्सन होता है। केंट डिफेंड्स कॉर्डेलिया। अब केंट भी यहाँ पर कॉर्डेलिया को डिफेंड करता है बिकॉज केंट को पता है कि कॉर्डेलिया कितनी अच्छी है, और जबकि उसकी जो दो बड़ी बेटियां हैं वो तो सिर्फ पार के लिए और प्रॉपर्टी के लिए दिखावा कर रही थी, बट कॉर्डेलिया सच में अच्छी है। केंट को ये चीज़ पता होती है, तो केंट जाता है किंग लियर के पास और उसे कॉर्डेलिया के बारे में बताता है, एक तरीके से उसका पक्ष रखता है, डिफेंड करता है उसको। तो लियर को बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो उसने मुझे मेरी तारीफ नहीं की और ऊपर से केंट भी आकर मुझे बोल रहा है। सो लियर बैनिशेस हिम एज वेल, लियर उसे भी बाहर निकाल देता है। लियर टेल्स द गैदर्ड नॉबल्स दैट ही विल कीप 100 नाइट्स एंड ऑल्टरनेट मंथ लिविंग विद रेगान एंड गिनोरिल। तो लियर यहाँ से देखो किस किस को निकाल दिया, बैनिश कर दिया अपनी बेटी कॉर्डेलिया को और लियर को। अब जो कॉर्डेलिया थी वो तो शादी करके चली गई प्रिंस ऑफ फ्रांस के साथ। अब यहाँ पर जो नॉबल्स इकट्ठा हो रखे थे, किंग लियर उनको कहते हैं कि वो अपने साथ 100 नाइट्स रखेंगे। नाइट समझते हो, ड्यूक टाइप के जो होते हैं, ड्यूक नहीं नाइट्स होते हैं जो सोल्जर टाइप होते हैं, कि वो अपने साथ 100 नाइट्स रखेंगे और वो ऑल्टरनेट मंथ पे रेगान के साथ रहेंगे और फिर ऑल्टरनेट मंथ पे गिनोरिल के साथ रहेंगे। ऐसे करके रहेंगे, ये नहीं कि एक एक के साथ रह रही हैं, कुछ टाइम रेगान के साथ फिर नेक्स्ट मंथ गिनोरिल के साथ, इस तरीके से वो रहेंगे। सबके सामने लेयर ये चीज़ अनाउंस कर देते हैं कि वो 100 नाइट्स रखेंगे और ऑल्टरनेट मंथ पर अपनी दोनों बेटियों के यहाँ जाकर रहेंगे। गिनोरिल एंड रेगान डिसाइड इफ लेयर बिकम्स टू मच ऑफ अ न्यूसेंस दे विल हैव टू डिसाइड व्हाट डिसिप्लिनरी एक्शंस टू टेक। सो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। अब जो गिनोरिल और रेगान है ये दोनों आपस में डिसाइड करती हैं कि जो लेयर है अगर वो ज़्यादा ही नॉनसेंस वाली हरकतें करेंगे तो हमें डिसाइड करना है कि क्या एक्शंस लेने हैं। पार हाथ में आई नहीं और इन्होंने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। सो प्लॉट डेवलप्स। अब प्लॉट आगे बढ़ता है। एडमंड कंप्लेन्स ऑफ हिज अनहैप्पीनेस एट बीइंग एन इलेजिटिमेट दस डिसइनहेरिटेड सन। अब यहाँ से प्लॉट डेवलप भी हुआ, प्लॉट चेंज भी हुआ। अभी हम किंग लियर के यहाँ की बात कर रहे थे, अब हम आ गए हैं ग्लिसेस्टर के यहाँ। तो ग्लिसेस्टर के पैलेस में जो एडमंड होता है वो आपस में मतलब मन मन में ये चीज़ बोल रहा होता है, मन मन में तो नहीं वरना सुनेगा नहीं, मतलब वो ये कंप्लेन करता है अपनी अनहैप्पीनेस की कि मैं ग्लिसेस्टर का इलेजिटिमेट सन हूँ, मतलब डिसइनहेरिटेड हूँ, एंड ही वॉन्ट्स टू क्लेम व्हाट इज़ नॉट हिज, और उसे वो चाहिए जो उसका नहीं है। क्या नहीं है उसका? ग्लिसेस्टर की जो किंगडम है उस पर उसका हक नहीं है बिकॉज वो उसके लेजिटिमेट बेटे का है, एडगर का, लेकिन एडमंड को वो चाहिए। सो एडमंड गिव्स अ फॉल्स लेटर टू हिज फादर ग्लिसेस्टर दैट एडगर इज प्रपोजिंग टू किल देयर फादर। यहाँ पर ये 2 आना था कि एडगर अपने फादर को मारने की प्लानिंग कर रहा है एंड स्प्लिट द वेल्थ बिटवीन 2 ऑफ देम। तो एडमंड को वो चाहिए जो उसके बड़े भाई का है, सही तरीके से देखे तो एडमंड यहाँ पर एक चाल चलता है, वो अपने फादर को एक फॉल्स फेक लेटर दे देता है और उस लेटर में क्या लिखता है, मतलब क्या बयां करता है, ये लिखता है कि जो एडगर है वो आपको मारना चाहता है और आपको मारने के बाद जो वेल्थ है वो हम दोनों भाई आपस में बांट ले। कौन चाह रहा है ऐसा? एडमंड। लेकिन लेटर में क्या एक्सप्लेन करता है कि ऐसा एडगर चाह रहा है। तो ऑब्वियसली ग्लिसेस्टर को एडगर के ऊपर गुस्सा आने वाला है कि वो मेरा लेजिटिमेट सन है और ऐसा बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है, सब कुछ उसी को मिलना है, फिर भी वो मुझे मारना चाह रहा है। सो एडमंड ईजिली कन्विंसेस हिज फादर। अब ग्लिसेस्टर इतने बड़े बेवकूफ़ कह लो, ईजिली कन्विंस हो जाते हैं, कोशिश भी नहीं करते सच जानने की, दैट एडगर कैन नॉट बी ट्रस्टेड।
बहुत इजीली एडमंड ने कन्विंस कर लिया अपने फादर को कि एडगर को भरोसा नहीं किया जा सकता। लियर, अब प्लॉट दोबारा चेंज हुआ। लियर मूव्स टू गनोरल पैलेस टू लिव फर्स्ट। अब जो लेयर है वो सबसे पहले गनोरल के पैलेस में जाते हैं रहने के लिए। एंग्री टेल्स दैट ही नीड्स अ स्मॉल ट्रूप मोर डेकोरस इन बिहेवियर एंड सूटेड टू किंग्स एज एंड रैंक। तो सबसे पहले लेयर कहाँ गए रहने के लिए? अपनी बड़ी बेटी गनोरल के यहाँ। और गनोरल उसके जो नाइट्स है उन्हें देखकर बड़ा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अपने साथ स्मॉल ट्रूप लेकर आओ, इतने सारे लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है और आप थोड़ा डेकोरम बनाकर रखो ताकि आपकी एज को और आपकी रैंक को सूट करे, इतने सारे नाइट्स आपको नहीं चाहिए। ऑर्डर्ड हर स्टीवर्ड ऑसवर्ल्ड ट्रीट लेयर कोल्डली। एक तो उसे गुस्सा आता है लियर अपने फादर के नाइट्स देखकर कि ये यहाँ रहेंगे, मेरे यहीं का खाएंगे और मेरे ऊपर बर्डन बढ़ाएंगे, मेरा ज़्यादा पैसा खर्च होगा। सो इसीलिए वो अपने स्टीवर्ड ऑसवर्ल्ड को बोलती है कि लेयर को ज़्यादा वार्मली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बस ठीक ठाक ही उनकी बातें सुनना। सो कैंट कम्स बैक इन डिस्गाइज। अब देखो कैंट को तो यहाँ पर निकाल दिया था लियर ने जब वो कॉर्डिलिया के पक्ष में बोल रहा था, लेकिन कैंट सच में एक वफादार सर्वेंट था लेयर का और वो अपने आप को डिस्गाइज करके आता है यहाँ पर लेयर्स के पास। और अब वो अपना क्या नाम रखता है? केयर्स। मैंने आपको ऊपर बताया था। सो ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज केयर्स and he offers his services to Lear accepted as a part of his company. So कैंट ने डिस्गाइज कर लिया अपने आप को, केयर्स का नाम लेकर वो आया है और जो किंग लेयर की कंपनी थी उसका वो पार्ट भी बन जाता है। गनोरल कम्स क्रिटिसाइज लियर्स नाइट एंड डिमांड्स टू डिसमिस हाफ ऑफ देम। अब गनोरल बड़ा परेशान हो गई है इसके नाइट से और वो आती है एक दिन गुस्से में और अपने फादर को क्रिटिसाइज करती है कि इतने सारे नाइट्स रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हाफ करो और आधों को निकालो बाहर। सो लेयर बिकम्स वेरी एंग्री बिकॉज एट द टाइम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर उन्होंने सभी नॉवेल्स के सामने ये बोला था कि वो अपने साथ 100 नाइट्स रखने वाले हैं और अब उसकी बेटियां बोल रही है कि निकालो आधों को। सो बड़ा गुस्सा आता है लेयर को क्योंकि इंसल्ट हुई है उनकी, वो इंसल्टेड फील करते हैं। एंड देन शी कर्स गनोरल एंड सेट्स आउट टू लिव विद रेगान अलॉन्ग। और वो गनोरल को कर्स करते हैं और दूसरी बेटी रेगान के यहाँ पर रहने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो लेयर है एक लेटर भेजते हैं रेगान के यहाँ। सो एट ग्लुसेस्टर कासल्स एडगर इनटू फ्लीइंग। अब दोबारा सीन चेंज हुआ, बात हो रही है ग्लुसेस्टर की कासल की। वहाँ से एडगर भाग गया। क्यों? क्योंकि ग्लुसेस्टर को सच में लगा कि हाँ एडगर मुझे मारना चाहता है और ग्लुसेस्टर उसे मरवा देता है एडगर को। So Gloucester, convinced of Edgar's evil intentions, condemns him to death. Edmund as his legal or legitimate heir now. समझ आया? So Cornwall and Regan comes at Gloucester's castle and Edmund welcome them. अब रेगान का हस्बैंड था कॉर्नवॉल, ये दोनों आते हैं हस्बैंड वाइफ ग्लूसेस्टर की कासल में और एडमंड इनका अच्छे से वेलकम करता है। केंट एंड ऑसवर्ल्ड। अब केंट कौन है? किंग लियर का सर्वेंट। और ऑसवर्ल्ड कौन है? गनोरल का सर्वेंट। केंट लेकर आया है रेगन के लिए लेटर लेयर का और ऑसवर्ल्ड लेकर आया है रेगन के लिए लेटर गनोरल का। तो 2 लेटर ये दोनों पर्सन लेकर आए हैं रेगान के लिए, एक है लेयर का और एक है गनोरल का। वेटिंग आउटसाइड दी ग्लूसेस्टर्स कासल विद अ लेटर फॉर रेगान फ्रॉम लेयर एंड गनोरल। ठीक है, कॉर्नवॉल और रेगान दोनों गए हैं ग्लूसेस्टर की कासल में। अब लियर और ऑसवर्ल्ड के हाथ में एक लेटर है रेगान के लिए, अब उन्हें वो लेटर उसको देना है तो ऑब्वियसली बाहर वेट करेंगे। कैंट इंसल्टेड ऑसवर्ल्ड, चैलेंजेस हिम टू फाइट, डिस्टर्बेंस। अब जो कैंट है ना वो भी थोड़ा सनकी है और वो इंसल्ट करता है ऑसवर्ल्ड को और इनके बीच में बहस हो जाती है, फाइट हो जाती है। सो कॉर्नवॉल पुट्स हिम इनटू अ स्टॉक, एक्शन इज डिसरिस्पेक्टफुल टू लेयर। अब लेयर जो है वो कॉर्नवॉल का फादर इन लॉ है और उसी के सर्वेंट को पकड़कर कॉर्नवॉल डाल देता है स्टॉक में। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू लेयर ना। एडगर डिस्गाइजेज एज अ मैड बैगर पुअर टॉम। अब एडगर को अपनी जान प्यारी है, वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है पुअर टॉम के नाम से टू एस्केप द डेथ। लियर अराइव्स एट ग्लूसेस्टर्स कासल अपसेट एंड एंग्री। अब ग्लूसेस्टर की कासल में लियर आया और वो बहुत अपसेट और गुस्से में होता है। अपसेट क्यों होता है? कि उसकी बेटी गनोरल ने उसको निकाल दिया। और एंग्री क्यों होता है? कि उसके सर्वेंट कैंट को स्टॉक में बंद कर दिया। फाइनली रेगान कम्स आउट, गनोरल अराइव्स।
उसके बाद जो रेगान है वो कासल से बाहर आती है और गनोरिल भी वहाँ पहुँच जाती है। अब रेगान को सारी चीज़ें बताती है गनोरिल की पापा ऐसे ऐसे कर रहे हैं और अपने जो ये सर्वेंट्स हैं इनको यहाँ से हाफ नहीं कर रहे, सबका बोझ मैं थोड़ी उठा पाऊंगी। अब रेगान भी ये सोचती है कि तो मेरे बेनिफिट की बात है। सो रेगान ऑल्सो सपोर्ट्स गनोरिल दैट लेयर डज नॉट नीड टू मेंटेन अटेंडेंस ऑफ हिज ऑन स्टे अलोन। वो भी अपनी बहन का साथ देती है क्योंकि उसे भी अपना फंड बचाना, ज़्यादा पैसा उसे भी खर्च नहीं करना। सो वो कहती है कि हाँ गनोरिल इज़ राइट और आपको इतने ज़्यादा अटेंडेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू मस्ट स्टे अलोन। सो लेयर क्वेरल्स विद बोथ। देखो लेयर ने अपनी दोनों बेटियों को बराबर बराबर हिस्सा दिया और अब वही दोनों लेयर के साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं तो लेयर को बहुत गुस्सा आता है एंड लेयर उनके साथ झगड़ा कर लेती है। रशेस एंड मैड विद रेज, पागल हो गया वो गुस्से से। कॉर्नवॉल एंड रेगान एंड गनोरिल बैकअप ग्लुसेस्टर्स कासल। कॉर्नवॉल जो कि रेगान का हस्बैंड है, रेगान और गनोरिल ये तीनों कहाँ चले जाते हैं वापस? ग्लुसेस्टर की कासल में, और लेयर को इन्होंने भेज दिया है बाहर और कैंट को ये रिलीज कर देते हैं। सो लेयर तो गुस्से में पागल हो गया और अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर अब बाहर आ गया, जंगल में जाकर रहेगा, कहाँ रहेगा इसे ही पता। सो कैंट को उसके बाद कॉर्नवॉल स्टॉक से बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही कैंट मतलब केयस बाहर आया सर्चिंग फॉर लेयर, वो अपने मालिक लेयर को ढूंढता है, किंग लेयर को ढूंढता है। कम्स टू नो फ्रॉम अ जेंटलमैन दैट लेयर एंड फूल आर अलोन इन दिस स्टॉर्म। अब कैंट को एक पर्सन बताता है कि जो लेयर है और एक फूल है मतलब उसका जेस्टर है, वो दोनों तूफान में ही निकल पड़े और बताते हैं कि किस साइड गए हैं। सो कैंट गिव्स हिज पर्स टू द जेंटलमैन along with an identifying ring to bring Cordelia, asked to tell her about injustice. अब कैंट को लगता है कि जो ये जेंटलमैन है ये भरोसे के लायक है और कैंट अपना पर्स उस जेंटलमैन को दे देता है, साथ ही साथ एक रिंग देता है, आइडेंटिफाइंग रिंग, ताकि उसे पहचान सके कि ये रिंग ले जाओ और ये मेरा पर्स है, इसे ले जाओ तुम कॉर्डेलिया के पास और कॉर्डेलिया को इसके बारे में बताओ कि उसके फादर के साथ क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, उस जेंटलमैन को भेज दिया कैंट ने। नाउ लेयर गॉज मैड रेजिंग अगेंस्ट दिस स्टॉर्म, फूल्स बैक हिम टू सीक शेल्टर। अब लेयर तो ऑब्वियसली पागल हो जाएगा, उसने अपने बेटे पर इतना भरोसा किया और उन्हीं बेटे ने उसे बाहर फेंक दिया। तो लेयर बहुत पागल हो गया एक तरीके से और पूरा तूफान में इधर उधर जा रहा है। फूल उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि शेल्टर ले लेते हैं, रह लेते हैं, एक जगह पर रुक जाते हैं थोड़ा क्योंकि तूफान आ रहा है, सो इट्स नॉट अ सेफ प्लेस फॉर अस। एंड देन कैंट फाइंड्स देम, कैंट को वो मिल जाता है। लीड्स टूवर्ड्स अ हॉवल। हॉवल समझते हो? एक छोटा सा रूम कह लो या गंदा प्लेस होता है बहुत ना, एक छोटा सा रूम जंगल वंगल में जैसा कहीं मिल जाता है ना, एक छोटा सा कमरा, इतनी गंदगी उसमें होती है, स्मेल आती है, वो होता है हॉवल। वहाँ पर लेकर जाता है कैंट इनको। ग्लुसेस्टर टेल्स एडमंड दैट ही हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प लेयर। अब ग्लुसेस्टर जो कि लेयर का सच में दोस्त है, वो अपने बेटे एडमंड को बोलता है कि उसने डिसाइड कर लिया है वो लेयर की हेल्प करेगा क्योंकि उसके बेटे ने उसके साथ इतना बुरा कर दिया है, मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करूंगा। ऑल्सो इन्फॉर्म्स दैट ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर अबाउट फ्रेंच इन्वेजन। यहाँ पर एक गलती कर दी ग्लुसेस्टर ने, वो सोचता है एडमंड अच्छा है बट एडमंड नहीं है और वो अपने बेटे को बोलता है कि वो लेयर की हेल्प करने जा रहा है और साथ साथ उसे बता देता है कि जो फ्रेंच है, जो फ्रांस है, वो भी इन्वेड करने वाला है ब्रिटेन को, कब्जा कर लेगा, युद्ध हो सकता है। ही लीव्स टू फाइंड लेयर। अब ऑब्वियसली वो अपने फ्रेंड को ढूंढने निकला और एडमंड को उसने बताया कि फ्रांस जो है वो फाइट हो सकती है इनके बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, तो एडमंड थोड़ा सतर्क हो गया। एडमंड टेल्स दैट ही विल बिट्रे हिज फादर, और वो क्या बताता है कि वो अपने फादर को भी धोखा देने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली दे ही दिया, पहले ही दे दिया था स्टार्टिंग में ही ना, झूठ बोलकर। सो आफ्टर रीचिंग द होवल, लेयर, कैंट एंड फूल फाइंड एडगर डिस्गाइज्ड एज पुअर टॉम इनसाइड। अब जिस हॉवल में कैंट लेकर जाता है लेयर और फूल को, उसी हॉवल में ऑलरेडी कौन होता है? एडगर, पुअर टॉम, ग्लुसेस्टर का लेजिटिमेट हायर बेटा, वो ऑलरेडी होता है वहाँ पर। ग्लुसेस्टर फाइंड्स देम, ग्लुसेस्टर उन्हें ढूंढ लेता है एंड लीड्स देम टू अ शेल्टर ऑफ अ हाउस, और उन्हें अच्छे सी जगह, एक अच्छे से शेल्टर पर लेकर जाता है। एडमंड टेल्स कॉर्नवॉल, अब एडमंड जो है वो कॉर्नवॉल को बताता है सारी चीज़ें, एंड ग्लुसेस्टर्स डिसीजन टू हेल्प लेयर एंड लेटर ऑफ फ्रांस। अब एडमंड कॉर्नवॉल को बुलाता है और उसे बताता है कि जो ग्लुसेस्टर है उसने लेयर की हेल्प करने का डिसाइड किया है
और साथ ही साथ उसे बताता है कि जो फ्रांस है वहाँ से एक लेटर आया है कि कोई फाइट भी हो सकती है। लियर हैलुसिनेट्स, हैलुसिनेशन समझते हो कि आपको एक परसेप्शन सा होता है। सो लियर को ऐसा होता है, गोनोरेल एंड रेगान आर ऑन ट्रायल बिफोर हिमसेल्फ, एडगर एंड फूल। उसे एक हैलुसिनेशन, एक परसेप्शन ऐसा फील होता है कि उसकी बेटियां गोनोरेल और रेगान उनके सामने हैं, एडगर और फूल और उसके सामने हैं, जस्ट टू किल देम। ग्लूसेस्टर टेल्स कैंट अबाउट, अब जो ग्लूसेस्टर है वो कैंट को बताता है दैट गोनोरेल, रेगान एंड देयर हस्बैंड्स आर प्लॉटिंग लियर्स डेथ। ग्लूसेस्टर दोस्त है लियर का और वो उसके सर्वेंट को बता रहा है कि जो गोनोरेल, रेगान और उनके हस्बैंड है वो लियर को मारना चाहते हैं। और क्या बोलता है ग्लूसेस्टर कि बेहतर होगा अगर तुम लियर को उसकी बेटी कॉर्डेलिया के यहाँ भेज दो ताकि उसे वो ना मार सके। इन पैलेस कॉर्नवॉल सेंड्स मेन टू कैप्चर ग्लूसेस्टर। अब कॉर्नवॉल जो है उसे लगता है कि ग्लूसेस्टर हमारे लिए खतरा है, वो लियर का दोस्त है, सब कुछ वहां जाकर बता देगा, तो हम अपनी प्लानिंग कैसे करेंगे, प्लॉटिंग, ठीक है। तो कॉर्नवॉल जो है वो अपने आदमी को भेजता है कि जाओ और ग्लूसेस्टर को कैप्चर करके लाओ, वरना वो सारा हमारा प्लान उनके सामने एक्सपोज कर देगा। ऑलरेडी वो कर ही चुका है। कॉर्नवॉल फोर्सेस कैप्चर्ड ग्लूसेस्टर। अब कॉर्नवॉल के जो लोग थे वो कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं ग्लूसेस्टर को। रेगान एंड कॉर्नवॉल पुट आउट हिज आइज एज अ पनिशमेंट। कितने क्रूएल ये लोग हैं देखो कि ग्लूसेस्टर की आंखें निकाल लेते हैं पनिशमेंट के तौर पर। रेगान कौन, लियर की बीच वाली बेटी रेगान और उसका हस्बैंड ग्लूसेस्टर की आंखें निकाल लेते हैं कि तुमने जाकर किंग लियर को सब कुछ क्यों बताया, एज अ पनिशमेंट। ये कोई पनिशमेंट है, क्रूएलिटी है ये तो। कॉर्नवॉल सर्वेंट्स ट्राइज टू स्टॉप हिम। कॉर्नवॉल के सर्वेंट कॉर्नवॉल को रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत है। बट रेगान स्टैब्स दिस सर्वेंट। रेगान सच में बहुत ही क्रूएल है कि वो अपने उसके सर्वेंट को ही मार देती है। वो सर्वेंट रोक रहा है कॉर्नवॉल को कि आप ऐसा मत करो, ये गलत है, तो रेगान उसके सर्वेंट को ही स्टैब कर देती है। कॉर्नवॉल रिसीव्स अ वाउंड दैट विल इवेंचुअली किल हिम। अब देखो कॉर्नवॉल को जब रोक रहा होता है ना उसका सर्वेंट, जब रेगान उसे स्टैब करती है तो कॉर्नवॉल पर एक घाव सा बन जाता है उस सर्वेंट की स्वॉर्ड या किसी चीज से, और वही वाउंड, वही घाव उसकी मौत का कारण भी बनने वाला है। देन रेगान थ्रोज आउट ग्लूसेस्टर आउट ऑफ द कासल। देखो रेगान ने और कॉर्नवॉल ने उसकी आंखें निकाली और उसके बाद जो रेगान है वो ग्लूसेस्टर को कासल के बाहर फेंक देती है। फेंक ही देती है लिटरली ऐसा करके। सो टू सर्वेंट्स टेक पिटी। अब जैसे ही ग्लूसेस्टर की आंखें निकालकर उसे कासल से बाहर फेंका, दो सर्वेंट्स को उस पर बड़ी दया आती है एंड दे डिसाइड्स टू फाइंड पुअर टॉम टू हेल्प हिज फादर। और वो डिसाइड करते हैं कि हम टॉम को ढूंढेंगे ताकि वो अपने फादर ग्लूसेस्टर की हेल्प कर सके। टॉम कौन है, ग्लूसेस्टर का बेटा एडगर ही तो है। तो उन सर्वेंट्स को उस पर बड़ा दया आती है और वो सोचते हैं कि हमें टॉम को ढूंढना होगा ताकि वो अपने फादर की हेल्प कर सके। जैसे ही एडगर को इस बारे में पता लगा, एडगर आउटसाइड ग्लूसेस्टर्स पैलेस मीट्स हिज ब्लाइंडेड फादर। एडगर जल्दी से वहां पर आता है ताकि अपने फादर की हेल्प कर सके। गोनोरेल एंड एडमंड, ये सच में क्रूएल पर्सन है। गोनोरेल एंड एडमंड ट्रैवल्ड बैक टू पैलेस टू फैच एल्बने। अब एल्बने कौन है, इस गोनोरेल का हस्बैंड है। अब गोनोरेल और एडमंड आते हैं पैलेस में वापस ताकि एल्बने को पकड़ सके, मिल सके। ऑसवर्ल्ड मीट्स दैम। ऑसवर्ल्ड वहां पर उन्हें मिलता है जब वो कासल में आते हैं, पैलेस में आते हैं एडमंड और गोनोरेल को। और ऑसवर्ल्ड इन्फॉर्म करता है एडमंड और गोनोरेल को कि एल्बने जो है वो बदल गया है। गोनोरेल क्विकली सेंड्स एडमंड अवे, क्योंकि जो एल्बने है उसे लगता है कि किंग लियर के साथ उसकी बेटी ने बहुत बुरा किया, वो बदल गया, क्योंकि वो काइंड हार्टेड है। गोनोरेल के साथ रहकर वो ऐसा हो गया, बट वो ऐसा नहीं है। सो ऑब्वियसली अब उसका मन कह रहा है कि गलत हो रहा है, तो वो चेंज हो गया। और इसके बारे में ऑसवर्ल्ड ने उसे बता दिया उसकी वाइफ को। तो गोनोरेल एडमंड को वहां से भेज देती है। एंड देन वो जब मिलती है एल्बने से, एल्बने उसे क्या कहता है, ही बिरेट्स गोनोरेल फॉर हर ब्रूटिलिटी टू हर फादर। इन रिस्पॉन्स शी क्रिटिसाइज हिम एज अ कावर्ड। एल्बने उसे कहता है कि तुम बहुत ही ब्रूटल हो, क्रूएल हो, अपने फादर के साथ तुमने इतना बुरा बिहेव किया, तुम बेटी के लाने के लायक नहीं।
तो इसके बदले में जो गनोरिल है वो अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज करती है कि तुम कावर्ड हो, एक डरपोक बंदे हो, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो। इन दोनों की ये बहस यहाँ पर हो रही थी। एक मैसेंजर वहाँ पर आता है और वो इन्फॉर्म करता है कि जो कॉर्नवॉल है वो मर गया। क्यों मर गया? उस सोल्जर ने, उसका जो वो सर्वेंट था, सॉरी नॉट सोल्जर, जो उसका सर्वेंट था जिससे वो घाव लग गया था उसकी बॉडी पर, वही घाव उसकी मौत का कारण बना यहाँ पर। इन अ फ्रेंच कैंप, कैंट एंड अ जेंटलमैन डिस्कस कॉर्डेलियाज लव फॉर लियो। सो फ्रेंच कैंप में कैंट और जेंटलमैन, जेंटलमैन वही जिसके हाथ कैंट अपना पर्स और रिंग भेजता है, वो दोनों डिस्कस करते हैं कॉर्डेलिया का अपने फादर के लिए प्यार, कि कॉर्डेलिया को उसके फादर ने कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं दी, इसके बावजूद वो अपने फादर की हेल्प यहाँ कर रही है। कैंट रिपोर्ट्स लियर इज अशेम्ड टू सी कॉर्डेलिया, और कैंट क्या बताता है कि लियर को बहुत शर्म महसूस हो रही है कि वो कॉर्डेलिया को कैसे देखे, क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ इतना बुरा किया, उसे कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, बैनिश कर दिया, वहां से निकाल दिया। इन द कैंप कॉर्डेलिया सेंड्स अ सर्च पार्टी आफ्टर हर फादर, वो अपने फादर के लिए एक सर्च पार्टी भेजती है ना। इन ग्लुसेस्टर्स पैलेस रेगान एडमिट्स हर फीलिंग टू ऑसवर्ल्ड that she is a widow and should marry Edmund, ask Oswald to convince Goneril। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट और सीन आया। जो ये रेगान है और जो गोनेरिल है, ये दोनों प्यार करती हैं एडमंड से। तो ग्लुसेस्टर के पैलेस में जो रेगान है वो ऑसवर्ल्ड को अपनी फीलिंग शेयर करती है कि एक तो वो विडो हो गई है और वो एडमंड को चाहती भी है, तो उसे एडमंड से शादी कर लेनी चाहिए। और क्या बोलती है रेगान ऑसवर्ल्ड को? ऑसवर्ल्ड कौन है? गोनेरिल का सर्वेंट। बोलती है कि तुम गोनेरिल को इस चीज़ के लिए कन्विंस करो कि मेरी वो एडमंड से शादी करा दे। अब गोनेरिल खुद उससे प्यार करती है, वो क्यों ही कन्विंस होगी? सो ऑसवर्ल्ड हरीज ऑफ विद अ लेटर फॉर एडमंड फ्रॉम गोनेरिल। अब जो ऑसवर्ल्ड है उसकी बात हुई गोनेरिल से, और गोनेरिल ने बोला कि नहीं, वो प्यार करती है उससे। सो गोनेरिल जो है वो ऑसवर्ल्ड के हाथ लेटर भेजती है एडमंड तक। एंड अब दोबारा सीन यहाँ चेंज हो रहा है। ग्लुसेस्टर जम्प्स टू कमिट सुसाइड। ग्लुसेस्टर बहुत परेशान है और वो सुसाइड करने की सोचता है। उसी टाइम पर एडगर फटाफट वहाँ भाग कर आता है और उसे बचा लेता है। और वो क्या प्रिटेंड करता है दैट द फैक्ट ही सर्वाइव्ड इज अ मिरेकल, कि ये तो एक मिरेकल था, एक चमत्कार था जो वो बच गया। हालांकि एडगर की वजह से ही बचा, बट एडगर शो ऑफ नहीं करना चाहता और वो कहता है कि एक चमत्कार है जो आप बच गए। ऑसवर्ल्ड अटेम्प्ट्स टू किल ग्लुसेस्टर बट एडगर किल्स हिम। अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। कौन? गोनेरिल, रेगान, एडमंड। गोनेरिल का जो सर्वेंट है ऑसवर्ल्ड, वो यहाँ पर मारने की कोशिश करता है ग्लुसेस्टर को, लेकिन एडगर उल्टा उसे ही मार देता है। इन ऑसवर्ल्ड पर्स, अब देखो एडगर ने मार दिया ऑसवर्ल्ड को, वो मर गया। वहां पर ऑसवर्ल्ड के पर्स में क्या मिलता है एडगर को? He finds a letter from Goneril to Edmund plotting Albany's death so that they can marry। कितनी बेवकूफ़ औरत है कि एडमंड को लेटर लिखकर भेजती है अपने सर्वेंट ऑसवर्ल्ड के थ्रू कि जाओ और ये लेटर एडमंड को दे देना, और इसमें ये प्लॉटिंग करती है कि हमें एल्बनी को मारना है ताकि हम दोनों आपस में शादी कर लें। तो ये दोनों बहनें शादी करना चाहती थी एडमंड से। In a French camp, Lear wakes up by the doctor and reunited with Cordelia। अब उसी फ्रेंच कैंप में जो लेयर है वो वहाँ पर उठता है, डॉक्टर वहाँ पर होते हैं, और तब वो मिल पाता है कॉर्डेलिया से। सो हियर कॉर्डेलिया एंड लेयर reunited in a French camp। At her camp, Goneril argues with Albany। अब कैंप में ग्लोरिन की बहस हो जाती है अपने हस्बैंड एल्बनी से। Goneril thinks that she would rather lose the war then रेगान मैरी एडमंड। गोनेरिल सोचती है कि मैं वॉर हारना पसंद करूंगी, बट रेगान की शादी हो जाए एडमंड से, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। दोनों ही बेवकूफ़ हैं कि एक दूसरे की खुशी उनसे देखी नहीं जा रही है। सो गोनेरिल सोचती है मैं वॉर हार जाऊँ वो मुझे बर्दाश्त है, बट रेगान की शादी हो जाए एडमंड से, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सो एडगर डिस्गाइज्ड एज अ पीजेंट brings Goneril's letter to Edmund describing her plot against Albany। एडगर लेकर जाता है वो लेटर एडमंड तक, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एज अ पीजेंट, और उसी लेटर में लिखा हुआ है कि किस तरीके से एल्बनी को मारना है। सो ग्लुसेस्टर रेस्ट अंडर अ ट्री, बैटल टेक्स प्लेस ऑफ स्टेज। जो ग्लुसेस्टर है वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, और जो ये लड़ाई है ना ये ऑफ स्टेज चलती है, ऑन स्टेज नहीं, ऑफ स्टेज। और बैटल में होता क्या है? ब्रिटेन डिफीट्स फ्रांस।
ब्रिटेन फ्रांस को हरा देता है, मतलब एडमंड, रेगान और गनोरेल तीनों मिलकर कॉर्डेलिया और उसके हस्बैंड को हरा देते हैं और ये जीत जाते हैं और फ्रांस हार जाता है। अब फ्रांस हार गया, सो ये तीनों जो थे कैप्चर कर लेते हैं लियर और कॉर्डेलिया को, मतलब लियर और कॉर्डेलिया को कैप्चर कर लेता है एडमंड। अपनी फोर्सेस को बोलता है कि इन्हें कैप्चर करो और इन्हें भेज देता है जेल में। और जेल में उन्हें भेजने के बाद वो अपने कैप्टन को बोलता है कि इन्हें मार देना। अब गनोरेल भी कम नहीं है, उसे भी शादी करनी है एडमंड से। गनोरेल पॉइजन रेगान इन होप्स ऑफ सिक्योरिंग एडमंड फॉर हिमसेल्फ। गनोरेल अपनी ही बहन को जहर पिलाने का सोचती है ताकि उसकी शादी हो जाए एडमंड से। एडगर अराइव्स, फाइट्स एंड वाउंडेड एडमंड। अब वहाँ पर आया एडगर और उसकी लड़ाई हुई एडमंड से और इन दोनों की खूब लड़ाई होती है और जो एडगर है वो मतलब घायल कर देता है एडमंड को पूरा। और जब एडमंड मरने को होता है वो अपनी सभी जो भी ट्रैचरीज थी, जो ये पाप उसने किए हैं, एक्सेप्ट करता है हर चीज़ को। अब गनोरेल भी खुद को स्टैब कर लेती है क्योंकि देखो गनोरेल ने रेगान को तो जहर पिला के मार दिया, सोचती है अब एडमंड से मेरी शादी हो जाएगी। एडमंड को एडगर ने मार दिया, अब गनोरेल जिए किसके लिए, वो खुद को चाकू मार लेती है, स्टैब कर लेती है। एंड ग्लूसेस्टर डाइज इन दैट मोमेंट ऑफ अ मिक्स ऑफ ग्रीफ एंड जॉय। अब ग्लूसेस्टर भी वहाँ पर मर जाता है, एक मिक्स ऑफ ग्रीफ और जॉय होता है। ग्रीफ दुख भी है और जॉय खुशी भी है कि एटलीस्ट जो उसका पापी बेटा था वो तो मर गया। एडमंड रिवील्ड व्हाइल डाइंग दैट ही हैज सेंट हिज कैप्टन टू किल लेयर एंड कॉर्डेलिया। अब जिस टाइम पर एडमंड मर रहा था ना, जब एडगर ने उसको मारा, घायल कर दिया था पूरा, तो एडमंड वहाँ रिवील करता है कि मैंने लेयर और कॉर्डेलिया को मारने के लिए अपने सर्वेंट भेज रखे, कैप्टन भेज रखा है। एल्बने सेंट सोल्जर टू सेव देम। एल्बने जो है वो गनोरेल का हस्बैंड, वो अपने सोल्जर को बोलता है कि जाओ और फटाफट से उन्हें बचाओ, बट इट्स टू लेट। वाई? बिकॉज लेयर इमर्जेस विद कॉर्डेलियाज बॉडी इन हिज आर्म्स मैड विद ग्रीफ। कॉर्डेलिया को मार दिया कैप्टन ने। हालांकि जो उसके सोल्जर थे एल्बने के, वो वहाँ पर जाकर कैप्टन को मार देते हैं, लेकिन कॉर्डेलिया को तब तक वो कैप्टन मार चुका होता है। लियर डाइज ऑफ सोरो ऑन द स्पॉट। लियर वहाँ पर दुख में ही मर जाता है। एंड देन एल्बने, एडगर एंड केंट आर लेफ्ट टू टेक केयर ऑफ द कंट्री। सो उसके बाद ये तीनों पर्सन इस कंट्री को रूल करते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस समरी। आई होप आपको समरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है ना तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स। सो हियर आर द थीम्स। फर्स्ट थीम इज जस्टिस, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। देन फूलिंग एंड मैडनेस बिल्कुल है। लॉयलिटी, ग्लूसेस्टर दिखाता है अपने फ्रेंड के लिए। पार के लिए ही पूरी फ्लैटरिंग चलती है। लव एंड रिस्पेक्ट। सो दीज आर दी थीम्स। इसके अलावा इस प्ले में बहुत थीम्स हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट सिम्बल्स, सो फर्स्ट सिम्बल इज स्टॉर्म। देन ब्लाइंडनेस। दिस ब्लाइंडनेस इज नॉट फिजिकल बट एज वेल एज मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस। वाई? देखो ग्लूसेस्टर को ब्लाइंड किया, ठीक है, वो फिजिकल ब्लाइंडनेस थी, बट वो मेटाफोरिकल ब्लाइंड भी था। क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने, एडमंड ने उसके बड़े बेटे, लेजिटिमेट बेटे एडगर के खिलाफ भड़काया और वो मान गया। सो दैट वाज हिज मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस। इसके अलावा सिंबल्स भी इस प्ले में आपको काफ़ी मिल जाएंगे। एंड गाइज आई होप आपको ये प्ले अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कहीं पर भी कोई पॉइंट है क्लियर नहीं हुआ, then you guys can ask me in the comment box. Also you can contact me on Instagram, Facebook page and WhatsApp. I'll give the link of all the three in the description box, so do follow me on Instagram and also on my Facebook page. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।